हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट का जो है लाइफ टाइम है वो आपका कैसा होता है, ये हम आज स्टडी करेंगे। द लाइफ टाइम ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्साइटेड स्टेट इज़ यूजुअली शॉर्ट। मतलब जो लाइफ टाइम होता है आपका एक्साइटेड स्टेट का किसी भी सिस्टम में, वो आपका क्या है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। Spontaneous or induced emission of a quantum of energy usually occur shortly after the system is promoted to excited state। कि आपका जो है मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है, या तो वो एकदम इंस्टेंटेनियसली आपका जो एक्स्ट्रा रेडिएशन है जो है उन्हें इमिट करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, या आपका जो है जाबलॉन्स के डायग्राम में ऑलरेडी हम ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ये हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और या आपका ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो लेकिन जो है एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। The lifetime of a system in an excited state is usually short. Spontaneous or induced emission of a quantum of energy usually occurs shortly after the system is promoted to excited state, returning the system to a state with lower energy। मतलब वापस से वो आपका लोअर एनर्जी सिस्टम में आ जाता है एक्साइटेड से। पहले एक्साइटेड में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। अब एक रूल है इसके रिगार्डिंग, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आपका जो है वो जब रहता है तो आपका जो ग्राउंड स्टेट में आता है तो किस स्टेट से आता है, इसके रिगार्डिंग जो है हमारे कुछ फोटोकेमिस्ट्री के रूल हैं, जिनका पहला रूल है काशा रूल। ये अमेरिकन स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे माइकल इश्कासा, उन्होंने दिया था 1950 में। ये रूल जो है ये काशा रूल इज अ प्रिंसिपल इन द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल का क्या फेट होगा आपका, ये जो है हम इसके रिगार्डिंग काशा ने एक रूल दिया था। The rule states that photon emission occurs in applicable yield only from the lowest excited state of a given multiplicity। ये रूल क्या कहता है कि जो हमारे फोटोन इमिशन होता है, जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, जैसे हमारा फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में आता है, आपका यदि एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो फ्लोरेसेंस है, और ट्रिपलेट से आएगा तो फॉस्फोरेसेंस है। तो ये जो इमिशन होता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होता है, हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नहीं आता। ये है काशा का रूल कि जो फोटो इमिशन है वो आपका क्या है कि आपका occurs in applicable yield only from the lowest excited state। जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट है उससे हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आपका नहीं आता। Kasha rule therefore states that fluorescence will always originate from the vibrational ground state of the lowest excited singlet state S1, while phosphorescence will originate from the vibrational ground state of the lowest excited triplet state T1, regardless of which initial level the molecule is excited to। कि आपका जो फ्लोरेसेंस में आपका S1 से ग्राउंड स्टेट में आएगा, यहाँ E1 से ग्राउंड स्टेट में आएगा। कि किस एनर्जी लेवल से एक्साइट हुआ इससे कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन आएगा क्या है आपका कि फ्लोरेसेंस जो होगा वो उसमें S1 से S0 में ही आएगा, और फॉस्फोरेसेंस में T1 से S0 में ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि S2 से सीधा S0 में नहीं आ सकता, S3 से सीधा S0 में नहीं आ सकता, इसी से T2 से सीधा S0 में नहीं आ सकता। तो इसमें जो है आपका जो वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आता है। द हायर लाइंग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट आर क्लोजर इन एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो हमारी हायर लाइंग एनर्जी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं ये हमारे क्या है, इनकी एनर्जी पास पास होती है। अभी हम इस डिस्टेंस को देखें, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, यहाँ हमारा एनर्जी गैप कम है। तो हायर लाइंग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट आर क्लोजर इन एनर्जी, देयरफॉर अंडरगो फास्टर इंटरनल कन्वर्जन दैट आउट कम्पीट्स द फ्लोरेसेंस। इसमें क्या है कि आपका जो है इनमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये क्या कर लेता है, आपका इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू आपका हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो है आपका एनर्जी गैप कम होता है। एज ए रिजल्ट व्हेन अ मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड टू हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट Sn, इट विल रैपिडली अंडरगो इंटरनल कन्वर्जन एंड वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन टू द vibrational ground state of the S1 before fluorescing and only S1 to S0 fluorescence will be observed। यदि मॉलिक्यूल हमारा एक्साइटेड स्टेट में और हायर एक्साइटेड स्टेट में है भी, समझ लो S2 में है S3 में है, तो आपका क्या है वो इंटरनल कन्वर्जन से पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद फिर आपका जो है
एक्सेस एनर्जी को एमिट करके आपका फिर मॉलिक्यूल जो है आपका फ्लोरेसेंस का फिनोमिनन शो करेगा, लेकिन आपका करेगा मतलब वो S1 में ही आके S1 से S0 में जाएगा, आपका सीधा S2 से S0 में नहीं आ सकता। Kasha rule is obeyed by nearly all molecules in solution, but like most scientific rule there are exceptions. जनरली सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जो फेमस एक्सेप्शन है वो एजुलिन का है। एजुलिन में जो फ्लोरेसेंस शो होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ना होकर सेकंड एक्साइटेड स्टेट से होता है। S2 से मॉलिक्यूल सीधा ग्राउंड स्टेट में आपका आता है। दिस ए कंसिक्वेंसेज ऑफ यूजुअली हाई एनर्जी गैप बिटवीन S2 एंड S1 इन एजुलिन। ऐसा इसलिए होता है चूंकि एजुलिन के अंदर जो है S1 और S2 का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है, विच रिजल्ट्स इन स्लो इंटरनल कन्वर्जन। तो इस वजह से उनमें इंटरनल कन्वर्जन नहीं हो पाता S1 और S2, चूंकि हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है इंटरनल कन्वर्जन। अब इस केस में चूंकि दोनों के स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, इसलिए S2 से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है जो है एनर्जी गैप होने की वजह से जो है S2 से वो आपका S1 में नहीं आ सकता, तो सीधा S2 से S0 में आता है। अब इसका काशा रूल का कंक्लूजन क्या है? फ्लोरेसेंस अकर्स ओनली फ्रॉम S1 टू S0 और फॉस्फोरेसेंस ऑकर ओनली फ्रॉम T1 टू S0। SN एंड TN इमिशंस आर एक्सट्रीमली रेयर। मतलब फ्लोरेसेंस जो होगा वो हमेशा S1 से S0 में होगा और फॉस्फोरेसेंस जो होगा वो T1 से S0 में होगा। मतलब और एक्साइटेड स्टेट से आपका वो सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आता। जो दूसरा रूल है इसका वो है वेविलोव रूल। ये क्या कहता है? द क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस एंड द क्वांटम यील्ड ऑफ फॉस्फोरेसेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एक्साइटेशन एनर्जी। इन दोनों फिनोमेनन में जो हमारी क्वांटम यील्ड होती है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है कि इनिशियल एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी। मतलब उससे इंडिपेंडेंट है, क्वांटम यील्ड दोनों की इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी। ये था हमारा विविलॉक रूल। नेक्स्ट है इरमोलेव रूल। For large aromatic molecules, the sum of quantum yields of fluorescence and ISC is 1। हमारे बहुत सारे लार्ज एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो क्वांटम यील्ड होती है फ्लोरेसेंस की और आईएससी की वो 1 होती है। दैट इज रेट ऑफ इंटरनल कन्वर्जन इज वेरी स्लो विद रेस्पेक्ट टू अदर टू। इन दोनों के अलावा चूंकि जो हमारी क्वांटम यील्ड है वो तीनों का सम है, फ्लोरेसेंस है और इंटरनल जो है इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तीनों का सम है। लेकिन जो इंटरनल कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो इसे क्या किया हमने जो है इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यदि एक मॉलिक्यूल हमारा S1 से फ्लोरेसेंस आपका शो करेगा, मतलब S1 से ग्राउंड स्टेट में आएगा, अंडरगो फ्लोरेसेंस इमिशन एंड हैज फ्लोरेसेंस, तो उसके अंदर फ्लोरेसेंस, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड इंटरनल कन्वर्ज, हैविंग रेट क्वांटम यील्ड, ये तीनों की क्वांटम यील्ड यदि ये है, F फ्लोरेसेंस वाले के लिए है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए, IC इंटरनल कन्वर्जन के लिए है, तो जो क्वांटम यील्ड है तीनों का सम क्या है? 1 हो जाएगा हमारा। अब चूंकि ये जो है हमारा इसकी IC की जो हमारी है क्वांटम यील्ड है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फ्लोरेसेंस एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो इसलिए इन दोनों का जो सम है वो नियर अबाउट 1 के करीब है। मतलब इसका इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम एग्जांपल्स में देखें, बेंजीन का मॉलिक्यूल है आपका, इसकी जो फ्लोरेसेंस की जो क्वांटम यील्ड है वो 0.04 है, ISC की 0.15 है, तो इन दोनों का सम नियर अबाउट 1 के बराबर है, तो 0.19 है। क्यों? चूँकि जो IC वाला है ये इसमें ऐड नहीं हुआ, चूँकि IC की वैल्यू जो है आपकी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है रेट, इंटरनल कन्वर्जन का रेट बहुत स्लो है, तो इसलिए ये इसमें हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो जो क्वांटम यील्ड जो होती है वो इन तीनों का सम होती है। अब लेकिन चूंकि ये बहुत कम है हमारा IC, तो इस वजह से जो क्वांटम यील्ड है वो इन दोनों का सम है और नियर अबाउट 1 के आसपास है। जैसे नेफ्थलीन में देखें ये 0.80 है, ये 0.21 है, ये 1.01, अगेन नियर अबाउट टू 1। तो ये है हमारा इरमोलेव रूल। तो ये थे हमारे कुछ रूल। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।